दिल्ली के पास ही के गांव में एक दूध वाला रहा करता है जिसके घर में उसकी पत्नी है और एक उसकी छोटी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह पढ़ाई लिखाई कर रही है। अब एक दिन जब शाम के समय भाई आता है तो बहन अपने भाई से कहने लगती है कि भैया मुझे और आगे पढ़ाई करनी है और मुझे आगे पढ़ाई करवा दो। लेकिन यहाँ पर जो भाई होता है उसकी जो पत्नी होती है वह उसे आगे पढ़ाई करने से मना कर रही थी और पति अपनी पत्नी की बातों को पूरी तरह से माना करता था। तो इसी वजह से जो भाई होता है वो बहन से आगे पढ़ाई करने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अब तुम्हारी आगे पढ़ाई नहीं होगी, अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे और शादी होने के बाद तुम अपना घर बसाना, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बहन इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ भैया, अब तो आप ऐसा करोगे ही ना, माता पिता जो नहीं है, अगर माता पिता होते तो मैं जी चाहे उतना पढ़ सकती थी। इस बात को सुनकर भाई अपनी बहन को डांटने लगता है और कहता है कि चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है, माता पिता तो काफी दिन पहले छोड़कर चले गए थे, लेकिन उस दिन से आज तक तो तुमको पढ़ाई है। अब जब तुम सयानी हो गई हो तो अब हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ाना चाहते और तुम्हें घर के अंदर ही रहना होगा। बहन अपनी आंखों में आंसू लेती है और अपने कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन भाई से फिलहाल कुछ नहीं कह पाती है। भाई को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता है कि उसकी बहन की आंखों में आंसू हैं और उसके बाद वह अपनी दिनचर्या के कार्यों में चला जाता है। अब धीरे धीरे इन बातों को 3 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर जो भाई होता है उसका दूध का काम है, वो घर पे पशु रखा करता और उसका दूध निकालकर शहर में बेचा करता। उससे उनका गुजारा आसानी से हो जाता है और पैसे रुपयों की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उसके पास एक व्यक्ति का फोन आता है जो कि उसका एक ग्राहक था और वह उसे बताता है पड़ोस के घर के बारे में कि साइड में हमारे एक घर है और उस घर के अंदर जो व्यक्ति रहा करते हैं वो तुमसे दूध लगाने के लिए बोल रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर दूध वाला होता है वह हामी भर लेता है और अगले ही दिन वहां पर दूध लेकर पहुंच जाता है। अब जाकर वह दूध तो दे देता है, लेकिन वहां पर उसे एक बड़ी अजीब बात दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल वह चुपचाप वहां से लौट आता है। वह उनका नाम पूछता है तो यहाँ पर उस घर की जो महिला होती है उसका नाम रजनी होता है और रजनी पुलिस में लगी हुई है। वह सुबह सुबह उस दूधिये से दूध लेती है और दूध लेने के बाद वहां से अपनी ड्यूटी के लिए चली जाया करती है। अब यहाँ पर जो ये लड़का होता है दूध वाला, वह अपने घर जाता है और घर जाकर भी उसी अजीब चीज के बारे में सोचने लगता है कि इनके घर में ऐसा क्यों है। दरअसल इस महिला जो पुलिस वाली थी जिसका नाम रजनी था, उसके घर में एक रिक्शा खड़ा हुआ था जो कि काफी ज्यादा पुराना था और उसको कांच में फ्रेम करवाकर आंगन के बीच में खड़ा कर रखा था। उसे देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है और बस उसी के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर वो अपना ध्यान उससे हटाता है और उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 दिन और बीत जाते हैं। लेकिन जब भी वह रजनी के घर पर दूध देने के लिए जाया करता तो उसे वो रिक्शा दिखाई दिया करता और उसके बाद एक दिन वो ना चाहते हुए भी उससे पूछ ही लेता है कि मैडम, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। अब इस बात को सुनकर जो रजनी होती है वो कहने लगती है कि हाँ भैया बताओ, आपको क्या पूछना है। तो एकदम से जो वह लड़का होता है जो कि दूध वाला है वह उस रिक्शे की तरफ इशारा करता है और कहने लगता है कि मैडम, आपका घर काफी अच्छा खासा बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपने घर के आंगन में इतना पुराना रिक्शा इस तरह से क्यों रख रखा है। अब इस बात को सुनकर जो रजनी होती है वह उस रिक्शे की तरफ देखती है और इसके बाद जो रजनी होती है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब यहाँ पर जो दूध वाला होता है वह सोचने लगता है कि ऐसा क्यों, क्या हुआ, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। तो उसके बाद वह माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी जो रजनी होती है वह अपने आंखों के आंसू को पहुंचती है और कहने लगती है कि नहीं भैया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इस रिक्शे से ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जिसे जब भी मैं याद करती हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यह रिक्शा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो दूध वाला होता है उसे उस कहानी को जानने की जिज्ञासा होती है और वह कहने लगता है कि मैडम, अगर आपके पास टाइम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं भी इस कहानी को जानना चाहता हूं कि इससे आपकी कैसी कहानी जुड़ी हुई है जिसे सोचने के बाद आपको इस तरह से रोना आ जाता है। तो यहां पर जो रजनी होती है वो कहने लगती है कि बता तो मैं आपको देती, लेकिन अभी मुझे लेट हो रहा है और अगर आपको कहानी सच में ही जाननी है, आप इंटरेस्टेड हो इस चीज में, तो आप ऐसा करना, कल जल्दी आ जाना और कल मैं आपको एक कहानी सुना दूंगी। अब इसके बाद यहां पर जो दूध वाला होता है उसके दिमाग में वो कहानी घूमने लगती है और सोचने लगता है कि क्या कहानी जुड़ी होगी। इसी वजह से दूसरे दिन जल्दी उठकर वह सीधा वहां पर पहुंच जाता है और वहां जाकर जैसे डोरबेल बजाता है तो रजनी बाहर आती है और जैसे ही वह रजनी को देखता है तो दूध देने से पहले भी पूछने लगता है कि मैडम, क्या आज आप मुझे इस रिक्शे की कहानी बता सकती हो। अब उसके बाद जो रजनी होती है वो कहती है कि हाँ भैया, आज तो मेरे पास टाइम है और आज मैं आपको इसकी कहानी बता सकती हूँ। उसके बाद जो दूध वाला होता है उसके लिए रजनी बाहर चेयर लगाती है और एक चेयर पर खुद बैठ जाती है। बैठकर वह उसको पूरी कहानी
बताने लगती है, जिस कहानी को सुनने के बाद ये जो दूध वाला होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। दरअसल यहां पर रजनी ने अपनी जिंदगी की कहानी बताई थी और यह रिक्शा उसकी जिंदगी से ही कनेक्टेड था। यहां पर जो रजनी होती है, जब उसकी उम्र 10 साल होती है तो वो लोग अपनी जिंदगी में बड़े ही खुश थे। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम रवि होता है। माता पिता मेहनत मजदूरी कर रहे थे और उनके घर का गुजारा आसानी से हो रहा था, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से यहां पर जो रजनी और रवि के माता पिता होते हैं वो दोनों एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद दोनों बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए थे। अब रजनी की उम्र फिलहाल 10 साल थी और उसके भाई की उम्र 16 साल थी। अब यहां पर दोनों ही एक दूसरे के रह गए थे। माता पिता का बहुत सारा विलाप करते हैं, लेकिन अब विलाप करने से होता भी क्या है, क्योंकि वो लोग तो इस दुनिया से जा चुके हैं। वहीं पर उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम सुरेंद्र था और सुरेंद्र बुजुर्ग व्यक्ति था। वह जब ये देखता है कि बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उसके बाद उन्हें सहारा देता है और कहता है कि बच्चों चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हारा ख्याल मैं अच्छी तरह से रखूंगा। उसके बाद यहां पर दोनों बहन भाई वहां पर रहने लगते हैं। लेकिन जब यहां पर बुजुर्ग व्यक्ति उनका ख्याल रखता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह उन लोगों की पढ़ाई चालू करवा सके और वह कहने लगता है कि बेटा पढ़ाई लिखाई तो मैं तुम्हारी नहीं करवा सकता, लेकिन तुम्हारे जीवन को आराम से व्यतीत करा सकता हूं। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो रवि होता है वह तो बुजुर्ग व्यक्ति की भावनाओं को समझता है और कहता है कि हाँ काका आप सही कह रहे हो। लेकिन यहां पर जो रजनी होती है उसे पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी लगा करती थी और वह अपने भाई से कहने लगती है कि भैया क्या अब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? तो भाई कहता है कि हाँ बहन हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बात को सुनते ही जो यहां पर रजनी होती है उसकी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं और वह पूरी तरह से उदास हो जाती है। अब जो भाई रवि होता है वो अपनी बहन की आंखों को इस तरह से नम देखता है और इसके बाद वो पूछने लगता है कि बहन इस तरह से तुम क्यों कर रही हो? तो वो कहने लगती है कि भैया मैं पढ़ लिख कर कामयाब होना चाहती थी, लेकिन अब माता पिता नहीं रहे तो हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर भाई को यह बात बड़ी बुरी लगती है और वो कहने लगता है कि बहन अगर ऐसी बात है तो तू चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई लिखाई को मैं नहीं रुकने दूंगा। काका हमारी पढ़ाई लिखाई तो नहीं करवा सकते, लेकिन मैं पैसे कमाकर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो करवा सकता हूं। इस बात को सुनकर रजनी के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ जाती है और उसके बाद जो भाई होता है रवि वह इधर उधर अपने लिए छोटा मोटा काम ढूंढने लगता है और उन काम से जो कुछ पैसा वह कमाया करता उस पैसे को अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई में लगाया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रवि होता है वह अपना एक रिक्शा खरीद लेता है और उस रिक्शे को चलाकर दिन रात मेहनत करके अपनी बहन को पढ़ाई लिखाई करवाता है। धीरे धीरे बहन की पढ़ाई लिखाई स्कूल की कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जो बहन होती है वह कॉलेज में एडमिशन के लिए बोलने लगती है। तो यहां पर जो भाई होता है वह इसके लिए भी उसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत करके अपनी बहन का कॉलेज में एडमिशन करा देता है। कुछ दिनों के कॉलेज की पढ़ाई करने के दौरान ही साथ में वो सरकारी नौकरी के फॉर्म भी भरा करती है और उसी दौरान उसका दिल्ली पुलिस में नंबर आ जाता है। जैसे बहन का दिल्ली पुलिस में नंबर आता है तो भाई बड़ा ही खुश होता है और कहने लगता है कि बहन ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तुमने मेरा नाम चारों तरफ रोशन कर दिया। जहां पर वो रहा करते थे आसपास के जो लोग होते हैं वह पहले बात बनाया करते थे कि बहन के लिए इतना कर रहा है, किसी दिन शादी करके चली जाएगी। लेकिन जब बहन कामयाब हो जाती है तो वह मिठाई बांटने के लिए पूरे मोहल्ले में जाता है और सभी लोग उसकी बहन की वाहवाही करने लगते हैं। इसके बाद बहन ट्रेनिंग पर चली जाती है और यहाँ पर भाई जो रवि होता है वह घर के अंदर अकेला रह गया था और अपना समय इसी तरह से बिताने लगता है। बहन वहां से कभी कभी फोन पर उससे बात कर लिया करती थी, लेकिन जब ट्रेनिंग को कुछ ही दिन बचते हैं तो उसके बाद जब भी बहन फोन मिलाती है तो उसके बाद फोन को वही काका उठाया करते हैं और जब भी बहन पूछा करती है कि भैया कहां है तो वो कह दिया करते हैं कि वो तो बाहर किसी काम से गए हैं और कल तुम उससे बात कर लेना। इसके बाद बहन अपनी ट्रेनिंग में लगी रहती है, लेकिन उसके भाई से बात नहीं हो पाती है। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो वहां से वापस आती है अपने भाई से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही घर आकर देखती है तो उसे उसका भाई कहीं भी नहीं दिखता और घर के आंगन में वही रिक्शा खड़ा हुआ था। इस बात को देखने के बाद वह उस काका से पूछने लगती कि काका क्या आपने भैया को देखा है? तो एकदम से जो काका होता है उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद बहन एकदम से जमीन पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल यहां पर उसका भाई इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, क्योंकि भाई को काफी दिनों पहले से एक बीमारी हो गई थी और उस बीमारी का इलाज ना करवा के उसने सारे पैसे अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई में लगाए और जब उसकी बहन ट्रेनिंग में चली जाती है तो उसके बाद वह अपने आप को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब ज्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं है और तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। जब रवि को यह बात पता चलती है तो उसके बाद एक दिन वह काका को यह पूरी बात बताता है और कहता है कि काका मेरे पास शायद ज्यादा समय नहीं है और मैं अपनी बहन को ड्यूटी करते हुए नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा और आपको यह वादा निभाना होगा हर हाल में, चाहे जो भी हो जाए। तो उसके बाद काका पूछने लगता है कि बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तो यहां पर जो रवि होता है वह काका को पूरी बात बता देता है। कहता है कि काका मुझे काफी
काफी दिनों से बहुत तेज खांसी हुआ करती थी और कभी कभी खांसने में खून भी आया करते थे। अब बहन की पढ़ाई लिखाई काफी ज्यादा जरूरी थी, तो इसी वजह से मैं अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता हूं। और उसके बाद जब बहन कामयाब हो जाती है और वो ट्रेनिंग पर चली जाती है, जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा देर हो गई है। उन्होंने हालांकि दवाई तो दे दी है, लेकिन उनकी उम्मीद बिल्कुल जीरो है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके बाद ये बात ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले मेरी बहन को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो ट्रेनिंग को छोड़कर बीच में ही आ जाएगी और कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अब इस बात को सुनकर जो वह काका होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि बेटा अगर ऐसी बात थी तो एक बार तुम मुझे बता भी तो सकता था, फिर चाहे मैं तुम्हारा कैसे भी इलाज करवाता। लेकिन तभी रवि मुस्कुराता है और कहने लगता है कि काका आपने हमारा ख्याल रखा, उतना ही काफी है, इससे ज्यादा भला मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकता था। यहां पर आज के समय में लोग किसी से बिना मतलब के बात भी नहीं किया करते। आपने तो हमारे खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखा और हमें अपने बच्चों की तरह रखा, इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया कि आप खामखाई परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपको यह वादा मुझसे करना होगा, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी बहन को बताना नहीं है। इसके बाद काका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रवि से वादा कर देता है। और जैसे ही बहन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने में कुछ ही दिन बाकी थे तो उसी दौरान रवि इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद यहां पर रवि का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जैसे ही बहन को यह बात पता चलती है तो वह बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। यहां पर जो बहन होती है वह अपने घर में इधर उधर घूमती है और घूमने के बाद उन पलों को याद करती है जब वो दोनों बहन भाई एक साथ रहा करते थे और भाई बहन की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन भर धूप में रिक्शा चलाया करता था और आकर वह अपनी बहन की जरूरतों को पूरा किया करता था। कई तरह के दृश्य उसकी आंखों के सामने आते हैं जब वो दोनों बहन भाई बड़े खुश हुआ करते थे और एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे। बहन उससे वादा भी किया करती थी कि भैया जब मैं कामयाब हो जाऊंगी तो उसके बाद आपको रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन जब वो कामयाब हुई है तो उसके बाद उसका भाई इस दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद यहां पर जो रजनी होती है वह घूमते घूमते उस रिक्शे की तरफ जाती है जो कि आंगन में पड़ा हुआ है और उसके बाद रजनी उस रिक्शे पर हाथ फेरने लगती है और सोचने लगती है कि इस रिक्शे से मेरे भाई की यादें जुड़ी हुई है और इस रिक्शे को मैं अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद रजनी ड्यूटी तो करती है, लेकिन उस रिक्शे को अच्छी तरह से रखती है संभाल कर। काका एक बार तो उस रिक्शे को बेचने के लिए कहता है, लेकिन रजनी कह देती है कि काका ये मेरे भैया की आखिरी निशानी है और इसी रिक्शे की वजह से मैं आज इतनी कामयाब हो चुकी हूं, तो इस रिक्शे को मैं जिंदगी भर नहीं बेचूंगी और इसे अपने साथ ही रखूंगी। उसके बाद काका भी समझ जाता है कि इस रिक्शे से इसकी फीलिंग जुड़ी हुई है, तो उसके बाद वह भी फोर्स नहीं करता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रजनी होती है वो शादी के योग हो जाती है। जैसे ही वो शादी के योग होती है तो उसके बाद काका उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगता है और ढूंढने से एक रिश्ता मिल भी जाता है जो कि बहुत ही अच्छे लड़के का था। और उसके लिए जब काका रजनी से बात करता है तो रजनी भी हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि काका जब आपने हमारा इतना ख्याल रखा है तो अब भी आप हमारे लिए गलत नहीं सोचोगे और आप बेशक से उससे मेरी शादी करा दो। इसके बाद जो रजनी होती है उस लड़के से शादी कर लेती है और शादी होने के बाद वह अपने पति से कहकर उस रिक्शे को अपने साथ ले गई थी और जहां पर वो अपने पति के साथ रहा करती थी वहीं के आंगन में उसने कांच का फ्रेम बनवाया और उस कांच के फ्रेम के अंदर अपने भाई के रिक्शे को रखवा दिया ताकि वो रोज रोज निकल सके और उसे पता चल सके कि ये जो वर्दी मैंने पहन रखी है ये मेरे भाई के इस रिक्शे की वजह से है, उसकी मेहनत की वजह से है और यहां तक कि उसकी जिंदगी के बदले है। इसके बाद यहां पर रजनी रोज रोज अपने भाई के रिक्शे को देखा करती और इस रिक्शा को देखने की वजह से उसे लगा करता कि उसका भाई उसके साथ है और उसके साथ हंस खिलखिला रहा है। यहां पर यह बात जैसे ही वो दूध वाला सुनता है तो एकदम से उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं और उसे फौरन से अपनी उस बहन का ख्याल आता है जिस बहन को उसने आगे पढ़ने से मना कर दिया था अपनी पत्नी की बातें सुनकर। और इसके बाद वो कहता है कि मैडम आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके बाद रजनी पूछती है कि क्या हुआ, किस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। तो यहां पर वह बताता है कि मेरी एक बहन है और इसी तरह से मेरे माता पिता भी हमें बचपन में छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब बहन आगे पढ़ने के लिए कह रही है और मेरी पत्नी मना कर रही है, कह रही है कि जब भी इसकी शादी करानी होगी तो इसकी पढ़ाई लिखाई में पैसा क्यों लगाना, वैसे हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है और हम लोग तो अपने रोजगार को बढ़ाएंगे। लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि भाई का बहन के लिए फर्ज क्या हुआ करता है जब माता पिता इस दुनिया में नहीं रहा करते हैं। मैं आज ही के आज अपनी बहन को आगे पढ़ने के लिए कहूंगा और उसका एडमिशन जहां वो कहेगी वहां पर करवा दूंगा। इसके बाद रजनी कहती है कि हाँ भैया जरूर से अपनी बहन का एडमिशन कराना, क्योंकि भाई बहन का नाता लगी हुआ करता है और बहन को भाई बहुत ज्यादा प्यारा लगा करता है। इसके बाद जो वह दूध वाला होता है वह वापस से अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी बहन को अपने पास बुलाकर सबसे पहले उससे माफी मांगता है। कहता है कि बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुम आगे पढ़ना चाहती थी ना, जब तक तुम पढ़ाई लिखाई करोगी तब तक मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई कराऊंगा और ना ही तुमसे शादी के लिए फोर्स करूंगा। इस बात को सुनकर बहन भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही भाई है जिस भाई ने उसे पढ़ने से मना कर दिया था और उसकी आंखों के आंसू उसे दिखाई नहीं दिए थे। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि भैया ऐसा आज क्या हो गया जो आप मुझे आगे पढ़ाना चाहते हो। तो यहां पर जो भाई होता है वह अपनी पत्नी
पत्नी और अपनी बहन के सामने पूरी कहानी बयां कर देता है। अब जैसे इस कहानी को बहन सुनती है और पत्नी सुनती है तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि जो पत्नी थी वह इस बात को सुनकर कि भाई अपनी बहन को पढ़ाना चाहता है पूरी तरह से गुस्सा हो गई थी और अपने पति को खरी खोटी सुनाना चाहती थी। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद जो पत्नी होती है वह भी अपनी ननद से माफी मांगती है, कहती है कि दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने केवल पैसों को देखा, रिश्ते नातों को नहीं देखा। इसके बाद यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वह उसे भी माफ कर देती है और यहाँ पर जो भाई होता है अपनी बहन को उस जगह पर एडमिशन दिला देता है जहां पर वो पढ़ना चाहती है। परिवार खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहा है और वो रिक्शा आज तक भी उसी घर में उस कांच के केबिन के अंदर रखा हुआ है और बहन रोज आकर उसे देखा करती, उसे साफ किया करती और इसी तरह से अपनी जिंदगी को मेहनत और ईमानदारी से जी रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको, अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।